बात है सन 1793 की। भारत में एक ऐसी ब्रिटिश नीति लागू हुई जिसने यहाँ के सामाजिक और आर्थिक मतलब पूरे के पूरे ताने बाने को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस नीति का नाम था स्थायी बंदोबस्त। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये था क्या और इसका इतना गहरा असर पड़ा कैसे। अब ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि भाई एक टैक्स पॉलिसी, एक मामूली सी टैक्स नीति पूरे समाज को पूरी तरह से कैसे बदल सकती है। जरा सोचिए इस बारे में। ये सवाल हमें यह भी दिखाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले होते हैं ना, उनका असर कितना कितना गहरा और दूर तक जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। उस वक्त के हालात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में बहुत बड़ा इलाका तो था, लेकिन एक चीज उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। वो थी रेवेन्यू यानी राजस्व। एक ऐसा रेवेन्यू जो फिक्स्ड हो, भरोसेमंद हो, वो मिल ही नहीं पा रहा था। और ये उनके लिए उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। तो जाहिर है अंग्रेजों का जो मेन मकसद था वो ये था कि जमीन से जो भी पैसा आ रहा है, जो भी रेवेन्यू आ रहा है, वो एक फिक्स्ड, एक स्टेबल सोर्स बन जाए। मतलब उन्हें पता हो कि हर साल इतना पैसा तो आना ही आना है। और इसकी जरूरत क्यों थी? वे अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, और हां, अपना मुनाफा बनाए रखने के लिए भी। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके लिए बहुत जरूरी थी। तो इस बड़ी समस्या का समाधान लेकर कौन आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी पेश की जिससे इस रेवेन्यू की प्रॉब्लम का, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक परमानेंट यानी कि स्थायी हल माना गया। इसी पॉलिसी को कहा गया स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। इसका एक और नाम भी है, जमींदारी सिस्टम। अब इसका जो बेसिक आइडिया था ना, वो बहुत सिंपल था। आइडिया ये था कि सरकार जमींदारों से जो भी रेवेन्यू लेगी उसकी रकम को हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया, बस तय हो गया। अच्छा, तो सवाल यह है कि यह सिस्टम काम कैसे करता था। इसके ना 4 मेन स्टेप्स थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला, जो जमींदार पहले सिर्फ टैक्स इकट्ठा करते थे, उन्हें अब जमीन का मालिक बना दिया गया, वंशानुगत मालिक। दूसरा, इन जमींदारों को अंग्रेजों को एक फिक्स्ड रकम देनी होती थी जो कभी नहीं बदलनी थी, हमेशा के लिए तय। तीसरा, ये पैसा हर साल बिना देरी के टाइम पर जमा करना होता था। और चौथा, जो कि सबसे अहम था, अगर कोई जमींदार टाइम पर पैसा नहीं दे पाया तो उसकी जमीन छीनकर नीलाम कर दी जाएगी। सीधा हिसाब। तो ये तो हो गई सिस्टम की पूरी रूपरेखा। अब जरा अंग्रेजों के नजरिए से देखते हैं। उनके लिए ये एक जीत जैसी थी। आखिर वो इस नई प्रणाली से क्या उम्मीद कर रहे थे, क्या फायदे देख रहे थे? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि लक्ष्य दोहरा था, मतलब डबल गोल था। पहला, एक फिक्स्ड इनकम पक्की करना, और दूसरा, भारत में जमींदारों का एक ऐसा क्लास तैयार करना जो अंग्रेजों का वफादार रहे। कह सकते हैं कि एक तीर से 2 शिकार, एक आर्थिक और एक राजनीतिक। और कमाल की बात यह है कि शुरुआत में यह पॉलिसी उनके लिए वाकई सफल रही। अंग्रेजों को एक स्टेबल और फिक्स्ड रेवेन्यू मिलना शुरू हो गया। उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना भी आसान हो गया, खर्चा भी कम हो गया, और हां, वो वफादार जमींदारों का एक नया क्लास बनाने में भी कामयाब रहे। और ये सिस्टम कहां कहां लागू किया गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी, मतलब उस वक्त के सबसे जरूरी और उपजाऊ इलाकों में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका असर कितने बड़े पैमाने पर होने वाला था। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और ये पहलू कहीं ज्यादा स्याह है, कहीं ज्यादा दर्दनाक। चलिए अब अंग्रेजों के चश्मे को उतार कर देखते हैं कि जमीन पर इसकी हकीकत क्या थी। भारत के आम लोगों को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। ये जो फर्क था ना, अंग्रेजों की उम्मीद और जमीनी हकीकत के बीच, वो बहुत बड़ा था। उन्होंने सोचा था कि खेती में जबरदस्त सुधार होगा, लेकिन हुआ क्या? पूरा का पूरा ग्रामीण भारत एक ठहराव में चला गया। उन्होंने सोचा था कि किसान खुशहाल होंगे, लेकिन हुआ क्या? किसानों का जबरदस्त शोषण शुरू हो गया। और इस सब में सबसे बुरा हाल किसका हुआ? उन किसानों का जो पीढ़ियों से उसी जमीन पर खेती करते आ रहे थे। वो अपने पारंपरिक अधिकार खो बैठे। एक झटके में रातों रात वो अपनी ही जमीन पर सिर्फ किराएदार बनकर रह गए, और अब उन्हें पूरी तरह से नए जमींदारों की मनमानी पर जीना था। तो सवाल फिर वही है कि आखिर खेती में सुधार हुआ क्यों नहीं? इसके पीछे कई वजहें थीं। पहली, जमींदारों को जमीन में पैसा लगाने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई, उनका तो फिक्स्ड रेवेन्यू आ ही रहा था। दूसरी, किसान बेचारे इतने गरीब हो चुके थे कि वो किसी भी नई चीज में, जैसे कि बेहतर बीज या तकनीक में, पैसा लगा ही नहीं सकते थे। और तीसरी, रेवेन्यू सिस्टम इतना कठोर था कि ज्यादा पैदावार करने का कोई मतलब ही नहीं था, कोई मोटिवेशन ही नहीं था।
और यहीं से शुरू होती है स्थायी बंदोबस्त की वो विरासत, वो मुश्किलों भरी विरासत, जिसका असर सिर्फ उस दौर में नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों ने महसूस किया। तो इस पूरी पॉलिसी का नतीजा क्या निकला? समाज में कौन कहां खड़ा था? एक तरफ थे अंग्रेज, जिन्होंने अपना रेवेन्यू और कंट्रोल पक्का कर लिया। फिर थे जमींदार, जो एक मजबूत, ताकतवर और वंशानुगत क्लास बन गए। और दूसरी तरफ थे किसान, जो गरीबी, भूमिहीनता और शोषण के एक ऐसे जाल में फंस गए जिससे निकलना नामुमकिन सा था। और शायद इस नीति का सबसे भयानक, सबसे दुखद नतीजा ये था कि ये भारत में बार बार पड़ने वाले अकालों की एक बहुत बड़ी वजह बनी। सोचिए, रेवेन्यू की मांग इतनी सख्त थी कि फसल खराब भी हो जाए तब भी उसे चुकाना ही पड़ता था। नतीजा, किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच जाते थे। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये सिस्टम इसे बनाने वालों के लिए तो एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन उस जमीन के लोगों के लिए एक बड़ी नाकामी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अक्सर जिसे हम तरक्की या विकास कहते हैं, उसकी असली कीमत कौन चुकाता है।